अगर बच्चों ये रुधिर दाब है और दोहरा परिसंचरण डबल सर्कुलेशन, इसके बारे में क्या है ये रुधिर दाब। रुधिर जब धमनियों में बहता है तो रुधिर झटके के साथ बहता है, एक दबाव के साथ बहता है। रुधिर का दाब देखो, रुधिर का दाब क्या होता है कि अलिंद से जब निलय में आता है और निलय जब संकुचित होता है, खास तौर से जब हमारा बायां निलय संकुचित होता है, तो जब बायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर जो होता है वो महाधमनी के द्वारा शरीर की विभिन्न धमनियों में पहुंचाया जाता है। विभिन्न धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो जब बायां अलिंद जो बायां निलय सिकुड़ता है, बायां निलय में जब संकुचन होता है तो धमनी में रुधिर का दबाव जो होता है वो तेज हो जाता है, अधिक हो जाता है। उसको हम कहते हैं प्राकुंचन दाब। और प्राकुंचन दाब जो होता है वो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 120 mmHg 120 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो है उसकी बात की जा रही है। और जब ये निलय में शिथिलन होता है, निलय में शिथिलन की क्रिया होती है, तब जो है ये दाब जो है धमनी के अंदर वो कम हो जाता है। वो अनुशीलन, उसको कहते हैं अनुशीलन दाब। ये होता है 120, ये होता है 80 mmHg 80 मिलीमीटर पारे के बराबर अनुशीलन दाब होता है। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब या रक्तचाप जो है वो कितना है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 ये होता है। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर 80/120 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। पहले हम ये सिस्टोलिक प्रेशर, इसको प्राकुंचन दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, अनुशीलन दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। पहले सिस्टोलिक प्रेशर लिखा जाता है, उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसको लिखा जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है मनुष्य का 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक अनुशीलन दाब जो होता है वो 80 mmHg जो होता है पारे के दाब के बराबर होता है। अब एक इसकी कार्यविधि के अनुसार हम दोहरा परिसंचरण समझें। दोहरा परिसंचरण क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन ये है कि देखो शरीर के विभिन्न अंगों से होता क्या है कि यहां से दाएं निलय से शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर, या यहाँ से हम बाएं निलय से स्टार्ट करें तो बाएं निलय से शुद्ध रुधिर जो होता है वो लेकर के ऑक्सीकृत रुधिर का मतलब है शुद्ध रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। ऑक्सीकृत रुधिर जो होता है वो बाएं निलय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और अंगों में जा करके फिर वहां पर कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में पहुंच करके क्या होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वहां पर ऑक्सीजन वहां उसको दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है वो रुधिर वहां से ले लिया जाता है। तो उसको अनाक्सीकृत, जब अंगों में पहुंच गया तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और वहां पर ऑक्सीजन अलग होने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ऐसे रुधिर को अनाक्सीकृत रुधिर की ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो रुधिर एक बार निलय से कहाँ जा रहा है, निकल करके अंगों तक गया, फिर अंगों से फिर कहाँ आया, दाहिने अलिंद में आया, दाहिने अलिंद से फिर ये दाएं निलय में आता है, फिर दाएं निलय से ये रुधिर जो है अनाक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रुधिर जो है ये फेफड़ों में भेज दिया जाता है शुद्ध होने के लिए और फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर के ये रुधिर फिर बाएं अलिंद में आता है, फिर बाएं अलिंद से फिर ये बाएं निलय में जाता है। तो अंगों तक जाने के लिए, अंगों तक पहुंचने के लिए क्या होता है, 2 बार इस हृदय के अंदर रुधिर आता है।
एक बार अशुद्ध रुधिर आया, फिर वो अशुद्ध रुधिर, ये देखो अशुद्ध रुधिर आया, अशुद्ध रुधिर हृदय में आया, अशुद्ध रुधिर फिर क्या होता है, दाएं निलय से फिर ये फेफड़ों में भेजा जाता है ऑक्सीकृत होने के लिए, ऑक्सीजन मिलने के लिए, फिर ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर ये हृदय में आता है। एक बार तो आकर के हृदय से गया और दूसरी बार फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के फिर ये हृदय में आता है, तो ये दूसरी बार हृदय में आ रहा है, और दूसरी बार बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से फिर विभिन्न अंगों तक जाता है। तो हृदय में ये विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचाने के लिए ये 2 बार जो होता है हृदय में प्रवेश करता है, इसी वजह से इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक चीज और यहाँ आप नोट कर लीजिए कि ये जो रुधिर दाब है, इसको नापने के लिए, अनुकुंचन और अनुशीतलन दाब को नापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस रुधिर दाब नापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि रुधिर या रक्तचाप, इसको रुधिर दाब या रक्तचाप भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर को, रुधिर दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम रुधिर को जो है वो मापते हैं इसको। और ये दोहरे परिसंचरण की बात हो गई। अब हम थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे लसिका के बारे में कि लसिका क्या है और क्या होता है। ये तो था रुधिर, अब हम बात करेंगे लसिका। लसिका या इसको कहते हैं लिम्फ। लसिका को कह सकते हैं ये छना हुआ रुधिर, ये भी रुधिर का ही पार्ट है, इसमें प्लाज्मा होता है, लसिका में प्लाज्मा है, प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और इसमें जल है, और साथ ही साथ इसमें लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी अनुपस्थित होती है। आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, लाल रुधिराण अनुपस्थित होते हैं। यह है लसिका। लसिका भी रुधिर की तरह से एक तरल पदार्थ, तरल द्रव है, और ये तरल है जो इसमें यह तरल जो है जैसे रुधिर वाहिनियों में बहता है, उसी तरीके से लसिका जो है लसिका वाहिनियों में बहता है। ये किसमें बहता है? लसिका वाहिनियों में। वाहिनियां, लसिका वाहिनियां होती हैं, उनमें ये बहता है, और इसमें लसिका गांठें भी पाई जाती हैं जगह जगह। लसिका गांठें, नोड, लिम्फ नोड होते हैं। तो ये है लसिका। लसिका एक तरीके से छना हुआ रुधिर कह सकते हैं, जिसमें प्लाज्मा होता है। इसमें लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते, लाल रुधिराणु जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी, बाकी डब्ल्यूबीसी नहीं पाई जाती है, सिर्फ लिम्फोसाइट जो होती हैं वो पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन्स नहीं होती हैं, ये तरल होता है। लसिका जो है लसिका वाहिनियों में बहता है, बहुत ही पतली पतली संरचनाएं होती हैं, जिसको लसिका वाहिनियां कहते हैं। इसमें लसिका गांठें पाई जाती हैं। तो ये लसिका से संबंधित बातें थी। अब एक अंतर पूछा जाता है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, तो उसको हम देखेंगे कि रुधिर और लसिका में अंतर।
तो बच्चों ये है अंतर रुधिर और लसिका में। क्या अंतर है? रुधिर और लसिका में अंतर देखें। रुधिर जो है ये लाल रंग का होता है, जबकि लसिका जो होता है ये रंगहीन होता है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिराण जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं, जबकि लसिका में लाल रुधिराण जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, वो नहीं पाए जाते। इसमें जो रुधिर है ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है, कम होती है, सॉरी रुधिर में लिम्फोसाइट्स WBC में लिम्फोसाइट जो पाए जाते हैं इसकी संख्या कम होती है, लेकिन जो लिम्फ लसिका है इसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या जो होती है ये अधिक होती है या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है रुधिर में, और लसिका में प्रोटीन जो होती है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से अधिक होती है। तो ये है कुछ अंतर। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। रुधिर आपको मालूम है लाल रंग का होता है, तो रुधिर का रंग लाल होता है, और लसिका जो होता है उसको लिख देंगे कि ये रंगहीन होता है। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लाल रुधिराण पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण से ये रुधिर का रंग लाल होता है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, तो लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती इसलिए हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए इसमें ये अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं रुधिर के अंदर, जबकि लसिका में ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में लिम्फोसाइट्स WBC में जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनकी संख्या कम होती है, जबकि लसिका में लिम्फोसाइट्स की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है रुधिर में, और लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की सामान्य मात्रा पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें लसिका में अधिक पाई जाती है, सामान्य से अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा ही जो है क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में परिवहन करता है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। लसिका के कार्य होती है, देख लीजिए, ये प्रतिरक्षा का कार्य करता है, यानी रोगों से सुरक्षा का काम करता है। ये जो लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं ये हमारे शरीर में रोगों से, शरीर के अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया कीटाणु आते हैं उनको मार करके खा जाती हैं, इसलिए इस तरीके से ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, या रोगों से रक्षा करती हैं, या प्रतिरक्षा का काम करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का परिवहन करती हैं। भोज्य पदार्थ के अलावा गैसें हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, इनका भी ये परिवहन करते हैं। तो ये 2-3 कार्य हैं लसिका के, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो मैंने बता दिया रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। लसिका के कार्य प्रतिरक्षा या रोगों से सुरक्षा है, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थ हैं, गैसें हैं, हार्मोन्स हैं, इनका परिवहन करता है। ये था रुधिर और रुधिर परिसंचरण तंत्र, लसिका के बारे में ये तमाम सारी चीजें थी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपके दिमाग में ये तमाम सारी चीजें आई होंगी। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ताकि जो बातें दिमाग में क्लियर ना हो वो क्लियर हो जाएं। बुक्स का भी सहारा लें, बुक्स को भी पढ़ें और उसको भी देखें वीडियो को, तो तमाम सारी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।